पेज नंबर कौन सा? 279। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में ये फर्स्ट लाइन से पढ़ रहा, पेज नंबर 279। पेन हाथ में रखा। तो कहते हैं द ऑप्टिमम लेवल मस्ट बी डिटरमिन्ड एट अ लेवल वेयर द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज, ईओक्यू की बात होनी थी। दिस ऑप्टिमम लेवल जहां रेलेवेंट कॉस्ट 0 हो जाए इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। से डर ना जाइएगा। कहते हैं ईओक्यू निकालने के 3 तरीके हैं। पढ़ के बताएं, आपको इनमें से कोई पता कौन सा फार्मूला? अभी पता है, बाकी इंशाल्लाह अभी पता चलने लगा। 2 तरीके और कौन से हैं? किसके? टेबुलर नहीं है, टेबल बना, टेबल, टेबुलर, टेबुलर। और एक ग्राफ भी है। ग्राफ आता है कब बनाना? और ईओक्यू फार्मूला हमने अभी तक किससे पढ़ा? लेकिन मेथड 3 है। मेन चीज ईओक्यू फार्मूला ही है, लेकिन इसका जो बाकी 2 है इनका बस आइडिया जरूर लेकिन होना चाहिए। एक एग्जांपल की बेस पे हम ये तीनों चीजें कभी डिस्कस करते हैं। छोटी सी एग्जांपल पढ़ेंगे। A company uses 40,000 units of stock item 7886। ये क्या है? 7886 6786 है क्या? आइटम का कोई नंबर लग रहा है। ईच ईयर कितनी क्वांटिटी चाहिए? 40,000। The item has a purchase cost of 10 rupees per unit. The cost of placing an order for resupplies rupees 2. The annual holding cost of 1 unit of item is 10% of its purchase price। ये क्या दिया हुआ? 10 रुपए है, 10% है। डाटा बिल्कुल सिंपल है। 1 रुपया क्या बन जाएगा? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 1 यूनिट एनुअल। If it would be required to calculate the economic order quantity for the item 678786 to the nearest unit using, अब तीनों तरीकों से करना है। पहले आप इसका करें, ईओक्यू का फॉर्मूला बोल के जरा ईओक्यू निकालना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय डाटा ढूंढे, डाटा ढूंढे, डाटा ढूंढे। तो मल्टीप्लाइड बाय फिर 2, कौन सा 2? मल्टीप्लाइड बाय कौन सा 40,000? एनुअल डिमांड वाला, डिवाइडेड बाय 1 कहां से आ गया? आंसर क्या आ गया? 10 into 10%। व्हाट इज 400? ईओक्यू किसे कहते हैं? ऑर्डर साइज मींस क्या होता है? इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज मींस क्या है? इतने यूनिट्स रह जाएं तो ऑर्डर कर दें, या जब रीऑर्डर लेवल आ जाए तो इतने यूनिट्स का ऑर्डर कर दें। जब रीऑर्डर लेवल आ जाए तो इतने यूनिट्स का ऑर्डर कर दें। ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, आई होप कि अभी ये वर्ड्स फाइनल हो गए। अच्छा सर, एक तो यकीनन ईओक्यू फार्मूला वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, लेकिन अब जो दूसरे 2 तरीके हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं। उसमें पहला तरीका है टेबल। टेबल का कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे देखने की बजाय जरा कोई एमएस ऑफिस वगैरह, एक्सेल शीट कभी जिंदगी में देखी हो आपने? उसमें कितने कॉलम होते हैं? जितने बन जाए। इसका तरीका ये है कि हमारी एनुअल डिमांड कितनी है? 40,000। ऑर्डर साइज डिटरमिन करना है। तो एक तो ईओक्यू के फार्मूले से करना है, लेकिन ईओक्यू टेबल से भी निकलाता है कैसे? अपने में जरा एक्सेल शीट रखिएगा जरा। उसमें रो में है, सबसे पहले एक रो है, 40,000 यूनिट चाहिए। इसका मंगवाने का तरीका क्या हो सकता है? एक एक यूनिट करके मंगा लें। एक्सेल शीट में 1 2, ये 2 कहां से बीच में आ गए? एक यूनिट ऑर्डर साइज रख रहे हैं, आगे 2 यूनिट्स ऑर्डर साइज रख रहे हैं, आगे 3, आगे, और बार बार लिखने की बजाय वो
माउस पकड़ें, कहां तक पहुंचा दें? 40,000 रुपये, कोई इशू नहीं, एक्सेल शीट में पहुंच जाएगा। हम क्या करेंगे वो तो सोच लेते हैं, हमारे पास एग्जाम में एक्सेल शीट तो नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मींस आप ऑर्डर साइज निकालना चाह रहे हैं, एक ऐसा ऑर्डर साइज जहां कॉस्ट मिनिमम हो जाए। आपको पता है ईओक्यू लेवल पे कौन सा खर्चा किसके बराबर होता है, और इनका सम मिनिमम होता है। तो ऊपर क्या लिख लेंगे, ऑर्डर साइज 1 2 3 4 5, 40,000 तक लिख लेंगे। उसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर इन ऑर्डर साइज की होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट डिटरमिन कर लेंगे, सॉरी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट एंड सॉरी ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। फिर अगली लाइन में, अगली रो में इस फार्मूले को प्लेस कर देंगे, ऑर्डर सॉरी एनुअल डिमांड 40,000 है, डिवाइड बाय 1, 40,000 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 2, ये फार्मूला लिख देंगे और फिर इसे एक्सटेंड कर देंगे। क्या हर ऑर्डर साइज पे हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी? फिर उससे अगली रो में क्या करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 इनटू 1 रुपीस पर यूनिट पर एनम, और इसे एक्सटेंड कर देंगे। जब ये 3 काम हो जाएंगे, बल्कि फिर फाइनली टोटल कर लेंगे, किस किस का, होल्डिंग कॉस्ट का और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल कर लेंगे, और बाद में फिर उस रो को ढूंढ लेंगे जिस रो में ये दोनों फिगर्स सेम होंगी, और इंशाल्लाह आंसर वही मिनिमम भी होगा। तो फार्मूला लगाने की बजाय, ईओक्यू का फार्मूला यूज करने की बजाय क्या करें, टेबल बना लें। कहाँ टेबल बना लें, एक्सेल शीट में बना लें, और जहां ये मिनिमम हो वही इंशाल्लाह ईओक्यू होगा। लेकिन हम अब एक्सेल शीट अपने पेज पर नहीं बना सकते, हमारे पेज की लिमिटेशन क्या है, इसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फिलहाल अभी कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर नहीं है, वो भी आ रहा है, सुना नजदीक आता जा रहा है, वो तो है, लेकिन अभी वक्त भी आ रहा है कि जहां अपने पेपर करके टाइप करके ही एग्जामिनर को भेजना है। तो फाइनल में तो जमाना आ गया हुआ है, जल्दी जल्दी से वो पीछे बैकवर्ड्स आ रहा है। तो फिलहाल अभी वो जमाना तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आपका पेज एक नजर आएगा, लेकिन आपने क्वेश्चन वाली बात की, आपको एक पेज नजर आएगा जिस तरह एग्जाम में यहाँ, जिस तरह यहाँ नजर आ रहा है। तो हम इस पेज में नहीं, वो तो एमसीक्यूज है, आ गए जरा, सॉरी मैंने कहा, मुझे क्या पता सीख है, आपके पास एक पेज होगा, ठीक है। तो हमने इस पेज पे उस एक्सेल शीट को बस समझने के लिए नीचे टेबल देखना है। अब यकीनन इस पेज की लिमिटेशन ये है कि सारी रेंज नहीं लिखी जा सकती, 1 से लेकर 40,000 तक ये सब कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो कुछ सेलेक्टेड सी ऑर्डर साइजेस की बेस पे वर्किंग हुई है। तो अब आए जरा मेरा ये टेबल पढ़ना, कहां से स्टार्ट हुआ, टेबल बना आपका, पेन रख लें आपने मुझे सिर्फ मीनिंग बताने चीजों। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज, उसने कौन कौन सा बस पिक किए, 100 200 300 400 500 600 800 10,000, बीच बीच में छोड़ेगी मैं उसने, क्योंकि पेज पे लिखा नहीं जा सकता। एक आइडिया देने के लिए आपको कि ये किस तरह से टेबल बन रहा होगा, ये बस रैंडम सी को सिलेक्शन कर ली गई। नंबर 2, मतलब बात मेरी समझ आ रही है, असूलन ये बना कैसे होना चाहिए, मतलब कोई एक्सेल की शीट में बनाओ, टाइम वेस्टिंग भी नहीं होगा। लेकिन हम अगर अपने हाथ से बना रहे हैं तो हम कुछ रेंजेस हमें डेफिनेटली बताएगा कि किस किस पे वर्किंग करना है। तो हमने फॉर एग्जांपल कौन कौन सी रेंज में वर्किंग कर ली, कौन कौन सा ऑर्डर साइज रख के देख लिया। अच्छा, क्या इस वक्त हमें पता है कि ऑर्डर साइज क्या है? नहीं, इस वक्त हमें पता नहीं है, नहीं 40,000 नहीं, हम वो तो हमने अपना ये से निकाल लिया हुआ है, एक दो ढूंढे 400 हमने निकाल लिया हुआ है। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अगर वो फॉर्मूले से ना निकालना हो, टेबल से निकालना, तो कैसे निकलेगा। तो हमने एक अज्यूम्ड सॉर्ट ऑफ ऑर्डर साइजेस लिखनी है। नेक्स्ट लाइन, उसके बाद फिर क्या लिखा है, अब यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्किंग हुई है, शायद ये इकट्ठी भी हो सकती थी। बहरहाल एवरेज इन्वेंट्री आती कैसे, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, वर्किंग साथ साथ देखते रहिएगा, ये ना हो कि बिल्कुल ही आप छोड़ दें। ये 50 कैसे बना हुआ है,
100 बटा 2, 100 नीचे कैसे बना हुआ है, 200 बटा एंड में है 5000 कैसे बना हुआ है, 10,000 डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री निकली हुई। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं, मेरी तरफ देखिए फॉर्मूला बना। एनुअल डिमांड बताएं 40,000 डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा 100, 400 रह गया, कैलकुलेटर पकड़ने की वर्किंग करना। 40,000 ऑर्डर साइज। अच्छा इस तरह के वर्ड्स आप फाइनल रखें जरा, मैं तो भूल रहा हूँ तो मेरा इशू नहीं है, आप याद रखें कहीं। ऑर्डर साइज कैसे आता है, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। तो अगर फर्स्ट कॉलम में करें तो 40,000 डिवाइड बाय 100, दूसरे में बोले 40,000 डिवाइड बाय, आंसर क्या आ रहा है 200 ही ऑर्डर आ रहे हैं, एक आखिरी कॉलम में करना है, ठीक। 40,000 डिवाइड बाय 10,000, 40,000 एनुअल डिमांड कांस्टेंट है, ऑर्डर साइज बदलने से नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं। आखिरी कॉलम में चला गया मैं, 4 समझ आ गया कैसे बना, कैसे फिगर बनी हुई है, ऑर्डर सॉरी एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। अब यहां जरा आपने मुझे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की वर्किंग करवानी, फिगर ना ढूंढे, आप बताएं होती कैसे है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 सेकंड रो में कर लिया था हमने, और मल्टीप्लाइड बाय एक ढूंढे कहीं, एक कहाँ आया था 10,000, 10 का 10%, तो 50 कैसे बना हुआ है नीचे, 50 इंटू 1, ये तो 50 डिवाइड बाय नहीं होना था, 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, वो एवरेज इन्वेंट्री सेकंड रो में कैलकुलेट हो गई थी, वहीं से पिक हो रही है। अगला 100 बताएं कैसे आएगा, 100 इंटू 1, तो यार डिवाइड बाय 2 किधर गया, आखिरी बताएं कैसे आएगा, 5,000 इंटू 1, यकीनन 10,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, इंटू 1 क्या हो रहा है बार बार, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो तो 10 रुपए, 10 रुपए का 10%, 1 रुपया होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सेलेक्ट करें जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, ये तीसरी रो में हो गया था, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल बताएं, 400 इंटू 2, 2 ढूंढे जी कहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बताएं, पहला 800 नीचे कैसे बना हुआ, 400 इंटू 2, एक और बता दें, दो कौन सा 200 कौन सा 2, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड 2 इज कॉस्ट पर ऑर्डर, एक लास्ट वर्किंग करवा दें, 4 इंटू 2, तो प्लीज जब भी कभी पढ़ें, तो जब मैं ये कोई चीजें देता हूं, चाहे वो पसंद आए ना आए, ये रहने देता हूँ यार, ये फजूल सी चीज है, वो जरूर करें जो फजूल लग रही, हो सकता है एग्जामिनर को फजूल ना लगे। आखिरी रो कैसे बनी हुई, कहने कहने का सम हो गया सर, ये टोटल रेलिवेंट कॉस्ट वर्ड याद आ जाएगा, ईयू के लेवल पे पेज नंबर 262 भागते जाए, वापस आए भागते, 4 कॉस्ट के नाम बताएं, इन्वेंट्री से रिलेटेड 4 मेन खर्चों के नाम, परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट। थर्ड पेज पे 265, नहीं थर्ड पेज ही तो 265 बता, 264 सॉरी, यहाँ ऊपर assumptions थी। इन 4 में से परचेज कॉस्ट क्यों कंसिडर नहीं करते, बल्क डिस्काउंट नहीं है, ईओक्यू लेवल की बात हो, और शॉर्टेज कॉस्ट कंसिडर क्यों नहीं करते, क्योंकि लीड टाइम कांस्टेंट और नोन है, तो कौन से 2 खर्चे ही रेलिवेंट रह गए थे, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये वर्ड मैं जरा याद करवाना चाहता हूँ, आ रहे वापस। तो 850 कैसे आ रहा है, 50 जमा 80, 800, दोनों का सम हुआ हुआ, आखिरी सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट का सम,
अगला 500 बोले कैसे है? 100 प्लस 400, उससे अगला आखिरी कैसे आएगा? 5000 जमा 8। अब टेबल गौर से देखें, क्या ये टेबल बता रहा है ईओक्यू कहाँ है? कहाँ है, कहाँ पे, क्या किसके बराबर है? 400 यूनिट्स का ऑर्डर साइज पे क्या किसके बराबर है? और क्या इनका सम मींस 400 सबसे लोएस्ट है? और जाने दें यार, आगे देखो तो सही। आप कम ऑर्डर साइज रखेंगे, ज्यादा ऑर्डर साइज रखेंगे, तो ईओ की लेवल पे इंशाल्लाह अगर अजम्पशन सारी रेलिवेंट है तो मिनिमम खर्चा होगा। तो क्या इस टेबल से भी वही 400 आ गया? तो हम कैसे 400 निकाला करेंगे? फार्मूले से। लेकिन अगर वो कहे टेबल बना दें तो हम टेबल बना सकते हैं। क्या तरीका है टेबल बनाने का? मेरा ख्याल है 4 मेन कॉलम है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा वैसे एक्सप्लेन हुए हैं। पहला नंबर 1 ऑर्डर साइज लिख लें। नंबर 2 नहीं, मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना, दोनों का जमा करना। 4 में गेम खत्म हो जाएगी। बोल दें दोबारा कौन से 4? ये जहाँ टेबल बना हुआ है इसके साथ लिखें जरा 4 मेन, ये कॉलम्स को रोज है मतलब 4 मेन रोज। ये होमवर्क हो गया। 4 मेन रोज वाला एक टेबल आपने होमवर्क बनाना है, एक्सेल शीट पे बनाना है, लेकिन क्योंकि आपने मोबाइल आजकल बंद कर दिया हुआ है और सिस्टम्स को आप देखते भी नहीं तो कोई नहीं, हाथ से बना लेना। नहीं सर, ये नाम पढ़ाई का होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये बंद हो नहीं पाता जब तक, लेकिन वो होता नहीं कि चार्जिंग खत्म हो जाए। नहीं सर, जाने दे सर, नहीं एहतियात होनी चाहिए ना, बंदा साथ बैठे पर किसी ऐसी जगह पे जहाँ चार्जिंग का प्रॉब्लम ना हो, क्यों रिस्क लेते हैं? सबसे पहले रो किस चीज की होगी? ऑर्डर साइज। दूसरी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और देन इन दोनों का टोटल। तो ये 4 में है और डेफिनेटली कोई रेंज वो बताएगा, आपने उसके मुताबिक सोचना है। कहाँ पे ईओक्यू नजर आ जाएगा? जी कौन सा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल गया? कौन सा रह गया है? ग्राफिकल वाले पे एक मिनट जाने से पहले पेन नोट 81 पे ये ईओक्यू का फार्मूला जरा फाइनल करना। हाँ 281 पे। ये ईओक्यू फार्मूला हम है क्या? नहीं, ईओक्यू फार्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इसकी ना एक डेरिवेशन यहाँ लिखी हुई है कि ये डिराइव कैसे हुआ है। बिल्कुल सिंपल चीज है, मेरे साथ ये स्टोरी पढ़नी है, एक पेज पे लिखी हुई है, पेज नंबर 21 के स्टार्ट में पढ़। क्या करने लगे हम? ये कि फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया है, ये बना कैसे है ये थोड़ी सी बात होने लगी। तो लिखा हुआ AOP कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग अ फॉर्मूला। एज ऑफ नाउ वी हैव अंडरस्टूड द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर क्वांटिटी। ये आपको पता है ये रिलेशनशिप? अगर ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अगर ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, हिम्मत हिम्मत थोड़ी हिम्मत हिम्मत, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों कम हो जाएगी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, वाइस वर्सा बोल रहे हैं। अगर ऑर्डर साइज कम करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट कम। तो एज ऑफ नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हम ये रिलेशनशिप तो समझ गए। We have also understood the total relevant cost is the sum of, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि total relevant cost is sum of holding cost and ordering cost at EOQ level। तो देन ना कुछ एब्रीविएशंस बना रहा हूं, लेकिन एब्रीविएशन से की बजाय आपने मेन वर्ड्स पे फोकस करना है, क्या वो सही है? एब्रीविएशंस डेफिनेटली ए जो लिख रहा है वो ए वगैरह वो डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन पढ़े वो क्या करता है? टोटल रेलिवेंट कॉस्ट किसके बराबर होती है? और उसके अगर मैं एक एब्रीविएशन बनाऊं यही से जो बनी हुई है तो बोर्ड पे देखें कुछ इस तरह से होगी। टोटल एलिमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू
एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये एब्रीविएशंस डेफिनेटली कोई रट्टा नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। एब्रीविएशंस इसलिए बनाई गई हैं ताकि फार्मूले में पूरे वर्ड्स ना लिखने पड़े। पूरे वर्ड्स हमें पता तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन वो पूरे लिखने ना पड़े, इसलिए एब्रीविएशंस बनाई गई। एनी कंफ्यूजन? क्या यही रेलेवेंट कॉस्ट है टीयू की लेवल? आगे पढ़े। वी हैव नाउ डिनोटेड द वेरिएबल्स एज। इसकी भी बजाय आप इस तरह करें, आपको पता है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट अगर निकालनी हो तो कैसे आती है? ऑर्डर साइज को अगर मैं क्यों कह दूं, ऑर्डर साइज क्वांटिटी, बाकी वो नीचे पढ़ लेते हैं अभी। मैं वो एग्जैक्टली वो यूज करना चाह रहा हूँ जहां, ताकि बाद में हम देख सकें। मैंने किस को क्या रख लिया? डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है? आप पूरे वर्ड बोले। मैंने क्यू किसको रखा? मैंने क्यू किसको रखा है? मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को मैंने HC लिख दिया। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये मैंने किसको किस तरह से एक्सप्लेन कर दिया? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आगे बढ़े, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है? ऐसा बोले ना, ऐसा बोले यार, मुझे लिख तो लेने। एनुअल डिमांड को मैंने ए रख लिया, डिवाइड बाय बताएं क्या करो? नहीं, अब एब्रीविएशन भी आप बताएं, क्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय होना क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर, एक ऑर्डर कॉस्ट, उसको मैं रख लेता हूं यहां से देख के OC, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। क्या CEO हो सकता है? हो सकता है, कोई इशू नहीं है। किन वर्ड्स को मैंने एब्रीविएशन में कन्वर्ट कर दिया? ये 2 लाइनें आप अपने हाथ से बनाएं, लेकिन प्लीज ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं, इन वर्ड्स का पूरा बोल के लिखना है आपने, ये कोई AC कुछ नहीं है। जो लोग नोट कर ले जरा, ये बुक से भी पढ़िएगा कैसे उसने ए किसका रखा था। एनुअल डिमांड को क्या रखा हुआ है? ए। क्वांटिटी पर ऑर्डर मींस ऑर्डर साइज, कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एवरेज इन्वेंट्री। देन उसने फिर वो कैलकुलेशंस किए जो हमने फाइनल लिखे। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे बनाई उसने? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मैंने एक जगह बॉक्स बनाया था, बोर्ड पे देखें, ये एंड नीचे आप भी जरा ढूंढें, जरा इसे हाईलाइट करना। फाइंड ये इक्वेशन बनाई आपने जो अपने हाथ से बनाई। देन उसके बाद यहां तक इकट्ठे सारे, इसके बाद फिर यहां से कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब मेरी इस बात से ये है कि अब इसमें आपको पता फाइनली क्या कैलकुलेट होना है? क्यू कैलकुलेट होना है। इसमें से अब क्यू इकट्ठा करना है हमने, क्यू अलग करना है। तो वो क्यू जो है अलग कैसे होता है, नीचे एक सेंटेंस पढ़े, व्हेन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन भी शायद आपने कभी वर्ड सुना हो मैथ्स में। व्हेन differentiating the above equation with respect to q and setting the derivatives equal to 0, we get the economic order quantity। इसके साथ वर्ड लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इंशाल्लाह अभी हमने कुछ दिन बाद एक क्वेश्चन करना जरा फाइनली EQ का आखिरी प्रैक्टिस के तौर पे।
तो उसमें फिर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेटर पे बनती है आपसे पूछ के आपके सामने बताऊंगा। क्या वर्ड बोल रहा हूँ? क्वाड्रेटिक कैसे लिखेंगे? तो गुजारा पूरा कर लीजिए। इन अदर वर्ड्स इसके बाद जो काम होना है वो कैसे हुआ है ये तो अब यहाँ नहीं करना। मीन्स से फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए ईओपी का फॉर्मूला ड्राइव करें तो आप पहली इक्वेशन बनाएंगे अपने हाथ से जो आपने लिखी बना देंगे। उसके बाद आप दूसरी इक्वेशन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे बाय यूजिंग बाय डिफरेंशिएटिंग एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन Q इज इक्वल टू, मतलब फर्दर कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं। फाइनली आप क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू फॉर्मूला बना 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब OC मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइड बाय HC। ठीक है। तो आपने अगर को आपकी जरूरत पड़े कोई वो कह दी क्वेश्चन बनवाए ये EOQ का फार्मूला, हाउ टू ड्राइव द फार्मूला ऑफ EOQ, तो आपने ये 3 स्टेप्स में बात खत्म करके बहस को सबमिट देना। तो ये भी अपने हाथ से लिखना जो फाइनली मैंने लिखा, जगह बन जाएगी साइड, उधर ही कंप्लीट करना। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं ये इंशाल्लाह फिगर्स जब आएंगे सामने तो उस पर लंबी सी बात करेंगे। मैंने कल भी आपसे कहा था, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज चीजें सही तरह से फाइनल करना, फिनिशिंग टच देना इंपॉर्टेंट होता है। बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करने की अब हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। देन आ जाए पेज नंबर 284। ग्राफ एक ब्रेक इवन में भी रहते हैं। ब्रेक इवन का चैप्टर पढ़ लो, CVP, उसमें भी ग्राफ रहते हैं, इसमें भी ग्राफ है। तो मेरा ख्याल है ग्राफ को इंशाल्लाह किसी दिन एक दिन आधा घंटा निकालते हैं। ये CVP का पेज नंबर 12-13 जरा देखिएगा। जिस तरह ये EOQ अभी ग्राफ में भी आ रहा था लेकिन उसको ऐसे बनाते हुए मैं देखता हूँ कैसे बनना। इसी तरह CVP याद ब्रेक इवन भी ग्राफ से भी आ रहा था। तो ये कौन से पेजेस बना हुआ? 12-13 नंबर सफों पे हो। तो ये इंशाल्लाह फिर इकट्ठे डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 284 पे पेज नंबर 284 पे एंड से शुरू करें, रिवर्स ऑर्डर। नहीं नहीं और रिवर्स मिनिमम इन्वेंट्री लेवल ढूंढे, मिला कि कंसिडरेशन से सुनना प्लीज, बात ये आपको पता है कहाँ इस वक्त मैं हूँ? पेज नंबर 24 पे, और किस जगह हूँ? मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, और ब्रैकेट में क्या लिखा हो? दिस इज एक्जैक्टली सेफ्टी स्टॉक। क्या मतलब? जरा मेरे साथ पढ़ लिखकर कंप्लीट करो। इन्वेंट्री लेवल, अच्छा अब डिसाइड इस वक्त ये होना है कि कंपनीज को अपना कम से कम स्टॉक कितना रखना चाहिए, और ऊपर चले एक और हेडिंग देखने बाद में पढ़ते हैं कि मैक्सिमम कितना जाना चाहिए। एक है रीऑर्डर लेवल, एक है रीऑर्डर क्वांटिटी। आप क्या देखने लगे? हम मिनिमम कितना, उससे नीचे जाना फिर डेंजरस हो जाएगा, और मैक्सिमम मींस उससे ऊपर जाना फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक लेवल जाना चाहिए और मिनिमम कहाँ तक रहना चाहिए, ये एक फॉर्मूला दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से मिनिमम शायद वही बात है जो हमें पहले पता है। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या लिखा हुआ साहब? दिस इज एग्जैक्टली सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला है जिनमें। पेज नंबर 266 पे भागते जाएं आते जाएं मुकाए काम। मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम डिमांड into maximum lead time minus average demand into average lead time, ऐसे। लेकिन ये तब है अगर हम 100% स्टॉक आउट
अवॉइड करना चाहें। कल वाला पेज ढूंढे जहां वो गैस्केट्स वाला सवाल था, पेज नंबर 288। अगर हम विलिंग टू टेक रिस्क हैं तो फिर सेफ्टी स्टॉक का कैसे पता चलेगा? देख के जरा याद करवा दें, पेज 288 देखें। अगर हम विलिंग टू टेक रिस्क हैं तो फिर जो भी हम रीऑर्डर लेवल बनाएंगे वो एवरेज से जितना ऊपर होगा वो सेफ्टी स्टॉक होगा। अगर हम विलिंग टू टेक रिस्क नहीं है तो फिर हम कहां तक रीऑर्डर लेवल बनाएंगे? मैक्सिमम तक। लेकिन अगर हम रिस्क लेना चाह रहे हैं तो हम मैक्सिमम से कुछ नीचे होंगे, लेकिन अभी भी एवरेज से जितना ऊपर होंगे वो सेफ्टी स्टॉक होगा। इन अदर वर्ड्स, मैंने कल बात की थी पेज नंबर 266 पे, एवरेज से जितना ऊपर होगा वो सेफ्टी स्टॉक है। और अगर स्टॉक आउट से बचना हमारी ख्वाहिश है तो फिर इसका फॉर्मूला बन जाएगा मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम और माइनस एवरेज। और अगर फॉर एग्जांपल हम रिस्क लेना चाह रहे हैं तो फिर वो मैक्सिमम हो जाएगा जहां तक हम रहना चाहते हैं रिस्क लेके। अभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम कह लेते हैं, लेकिन फिर वो मैक्सिमम कहां तक नहीं होगा, 100% मैक्सिमम नहीं होगा, वहां तक होगा जहां तक हमने रिस्क लेना चाहा है। आई होप कि मैं वर्ड समझा पा रहा हूँ। तो आप जरा पढ़ें जरा। वो कहता है इन्वेंटरी लेवल could be dangerously low if it falls below minimum warning level। इस मिनिमम इन्वेंटरी लेवल को वो क्या कहना चाहता है कि इससे नीचे का स्टॉक गया तो ये बहुत आप रिस्क ले रहे हैं। When inventory falls below this amount, management should check that a new supply will be delivered before inventory। अगर खुदा ना खासे से नीचे चला जाए तो फिर सप्लायर को जल्दी कहें, उन्हें कि जल्दी करें किसी तरह, वरना हम स्टॉक आउट हो जाएंगे। किससे नीचे ना जाए। अब हिम्मत कीजिएगा जरा सी। When demand during the supply lead time is uncertain and the supply lead time is also uncertain। क्या क्या uncertain हो रहा है? The minimum level of inventory is set as follows। किस चीज का तरीका बता रहा है? जब अनसर्टेनिटीज हो तो मिनिमम स्टॉक का लेवल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? क्या ढूंढे? रीऑर्डर लेवल कैसे ढूंढे और उसमें से फिर क्या माइनस कर दें और इसका डिफरेंस ले लें। डिफरेंस क्या आएगा? मिनिमम इन्वेंटरी लेवल। क्या ये वही बात है? क्या चीज बन गई है? सेफ्टी स्टॉक ही मिनिमम इन्वेंटरी लेवल है। सोचो जरा, सेफ्टी स्टॉक होता क्या नहीं होता? क्या एहतियातन रखा हुआ, इससे नीचे ना जाए, तो किसका नाम ही क्या है? लेकिन थोड़ी सी बात रहा सीखना कंप्लीट कर ले। पेज नंबर 265 है, पेज नंबर 265 वही नहीं, पेज नंबर 65 पे है। एक हेडिंग, वही हेडिंग होने रीऑर्डर लेवल एंड बफर स्टॉक। अगर सर्टेनिटीज हो, क्या हो तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? फिर एवरेज मिनिमम मैक्सिमम वर्ड्स नहीं होंगे। तो अगर सर्टेनिटीज हो तो फिर यही रीऑर्डर लेवल मिनिमम स्टॉक होगा। इसके नीचे ढूंढे क्लाइंट कंसंट्रेटफुल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मिनिमम इन्वेंटरी लेवल। किस सिचुएशन में? इन सर्टेन सिचुएशंस। वापस फौरन आए, ये क्या फिर क्या ये क्या? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिनिमम इन्वेंटरी लेवल इन सर्टेन सिचुएशंस? डिमांड इन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। लेकिन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिनिमम इन्वेंटरी इन अनसर्टेन सिचुएशंस? वही जो सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला होता है। दोबारा ज़हन में जरा एम्फसाइज करें, हिम्मत मारे जरा। क्या सेफ्टी स्टॉक तभी होता है अगर अनसर्टेनिटीज हो? अगर सर्टेनिटीज हो तो सेफ्टी स्टॉक क्यों रखें? कब रखते हैं? जब अनसर्टेनिटीज हो। तो प्लीज आई होप कि फाइनल हो गया। पेज नंबर 265 पे किस जगह आपको मैंने कोई लाइन अंडरलाइन करवाई है? आखिरी पैराग्राफ के ऊपर। किस सिचुएशन में क्या ही मिनिमम स्टॉक होगा? सर्टेन सिचुएशंस में रीऑर्डर लेवल ही मिनिमम स्टॉक होगा, लेकिन अनसर्टेन सिचुएशन में सेफ्टी स्टॉक ही मिनिमम इन्वेंटरी लेवल होगा।
अब क्लियर है प्लीज? तो ये किस पेज पे पढ़ रहे थे भैया? ये पेज नंबर 284 पे साथ लिंक कर लें। कौन सा पेज? पेज नंबर 265 एंड 266 भी कर लें, जहां सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला लिखा हुआ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेफ्टी स्टॉक फाइंडिंग? And what is the formula of a minimum inventory level? Same, at the end of the day, same in uncertain situations. And if there are certain situations, then demand into lead time. I hope it clear. Okay, your understanding okay? Then आखिरी चीज ऊपर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, उसका एक फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ना। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कमी नहीं। अब पढ़े जरा इसकी हेडिंग से, स्टार्ट से कंक्लूजन के नीचे। A company will set a maximum inventory level, maximum level of inventory held above this would incur extra holding cost without adding any benefit to the company. The inventory level should never exceed the maximum inventory level. If it does, something unusual has happened to either the supply lead time or demand during the lead time, the company should investigate. मतलब किस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, किससे नीचे नहीं आना। Then वो कहता है when demand during the supply lead time is uncertain and supply lead time is also uncertain, the maximum inventory level का भी ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। What is the मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? रीऑर्डर लेवल। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहां से शुरू करना है? रीऑर्डर लेवल आपको पता है कैसे आता है? अगर अनसर्टेनिटीज हो, कोशिश करते रहे, हिम्मत थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, मैक्सिमम डिमांड, पेज नंबर 266 देखें। अगर अनसर्टेन सिचुएशन हो तो रीऑर्डर लेवल कब आता है, कैसे आता है? मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। वंस अगेन, अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते, और अगर लेना चाहते हैं फिर अकॉर्डिंगली वैसे आएगा जैसे आपने मुझे पेज नंबर 288 पे भी याद करवाया था। फिर अकॉर्डिंगली रिस्क एंगल से डिसाइड कर लेंगे। कौन कौन से पेजेस इस वक्त शायद डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कभी उधर जाता हूँ कभी इधर आता हूँ। तो रीऑर्डर लेवल ले लेंगे। आगे बोले क्या ऐड करने को कह रहा है? रीऑर्डर क्वांटिटी के साथ ईओक्यू लिख दिया उसने, ये भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ईओक्यू जरूरी नहीं कि रीऑर्डर क्वांटिटी हो, इट कैन बी डिफरेंट। तो इन दोनों को प्लस करना है और फिर इसमें से क्या माइनस करके क्या निकालना है? मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम लीड टाइम, और उससे जो निकलेगा आंसर वो क्या कहलाएगा? वो मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल है। तो ये जो फॉर्मूला ये शायद हमें मेमोराइज ही करना पड़ेगा। बोलने जरा एक दफा देखते हैं। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इन्वेंटरी, सॉरी मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम लीड टाइम, प्लस या माइनस? प्लस माइनस, तो माइनस करके क्या आएगा आपके पास? मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल आ जाएगा। आज के लिए जो होमवर्क लिखें, अभी पहले तो नहीं मैंने बताया। पेज नंबर 277 ढूंढे जरा, ये दो पेजेस जरा थ्योरेटिकली पढ़ने हैं आपने, पेज नंबर 277 एंड 288। और एक अभी जो पेज पढ़ रहे हैं 284, 277, 288 एंड 284, ये प्लीज कंपल्सरी है पढ़ने। मैंने 277 और 288 इसलिए आपके साथ नहीं पढ़े क्योंकि 277 278 शायद इसलिए मैंने नहीं पढ़े आपके साथ, यही बातें तो हम करते रहे। तो जरा एक नजर खुद से पढ़ के देखिएगा कि आपको ये बात पता। एक आध शायद बीच में वर्ड नया भी आएगा, तो जरूर देख लीजिएगा, अगर मसला होगा तो बताइए। सेकेंडली आज का दूसरा काम करना है जरा, ये कल हमने कराची पढ़ा था, कराची कर लेंगे कंप्लीट? नहीं, अगर मेरे ख्याल वो खुद से कर लेंगे। उसमें जो असल मसला था वो क्या था मैंने बताया, ये कल डिस्कस करेंगे दोबारा, पेज नंबर 286। तो एक क्वेश्चन और ये 2-3 पेजेस, अगर हिम्मत करके, आज क्या दिन है, अगर एक परसों इसका टेस्ट दे मटीरियल शटीरियल का, तो फिर मैं 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा कल। तो कल तक काइंडली ये कंप्लीट करें कराची तक। तो 2-3 जरा अच्छे से क्वेश्चन खुद से जरा सॉल्व करके देखें, हो जाने चाहिए, इस तरह की थोड़ी चीजों को टाइम दें इसी वक्त, ठीक है? बाकी इसमें मटेरियल में ग्राफ रह गए, ग्राफ इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। आज कुछ आज हमने एंट्रीज करनी है, तो मटेरियल परचेज की एंट्री याद। तो इन दिनों में अभी जो कुछ चीजें बिखरी बुखरी हुई हैं, इनको जरा फाइनल करते हैं। पेज नंबर जरा ढूंढना, नहीं पेज नंबर
फरीद नगर, हाँ जी 185। पेज नंबर सर रिपीट कर दें प्लीज यार।